का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के इस पद का हम अवलोकन करेंगे। इस पद की व्याख्या समझेंगे। तो आइए पद पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कवि क्या कह रहा है, उर्मिला क्या कहती है। कहती मैं चातक फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल। कर सकते हैं क्या मोती उन गोलों की तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। श्रुतिपुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिलडोल, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। ना कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल, जो तेरे सुरसो मेरे उर में कल कल्लो। तो इसमें कवि मैथिली शरण जी क्या कहते हैं, उनकी नायिका साकेत महाकाव्य की उर्मिला क्या कहती है, जो स्वयं विरह वेदना से भरी हुई है, व्यथित है विरह से। तो संदर्भ और प्रसंग बताने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लें तो हमें व्याख्या कर समझने में आसानी रहती है। चातक एक पक्षी का नाम है। खारी माने नमकीन, खारी पानी। झाड़ी के झुरमुट में रस माने आनंद, और झाड़ी यहाँ यानी विरह से जो उसका जीवन अव्यवस्थित है। झाड़ियों की जो झुरमुट होती है, कहीं थोड़ा सा स्थान होता है, कटीली झाड़ियां होती हैं, तो झुरमुट झाड़ी के झुरमुट में। श्रुतिपुट माने कान के पट, यानी हमारे कान, हम सुनते हैं जिनसे कानों से, उनके द्वार। पूर्व स्मृतियां माने पहले की स्मृतियां। अरुण माने लाल, पांडु माने पीला, सन्न माने आश्चर्यचकित होना, सोरह माने तंद्रा, ये भूगोल माने धरती, खगोल माने आकाश। वेदना वंचित माने हमें वेदना सुख से दूर करना। हिंदोल माने झूला, सुर माने स्वर, उर माने हृदय, कल कल्लोल माने तरंगित होना, प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना। तो अब संदर्भ और प्रसंग आपको एक साथ बताते हैं। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इस पद में विरहिणी उर्मिला चातकी को अपनी वेदना की सहभागिनी मानती है, और वो चातकी से कहती है कि मेरी चातकी
बोलो, मधुर स्वर में बोलो। तुम प्रसन्न रहो और मुझे भी प्रसन्न रखने का प्रयास करो। अब व्याख्या करते हैं। उर्मिला कहती है, हे चातकी, तुम मधुर बोलो। तुम्हारे मधुर बोल का मूल ये मेरे खारे आंसू की बूंदें चुका सकती हैं। तुम मधुर बोलो। फिर प्रश्न करती है उर्मिला, क्या ये मोती मधुर बोलों का मोल चुका सकते हैं? देखिएगा कितना सुंदर भाव व्यक्त कर रहा है कवि। उर्मिला, विरह व्यथित उर्मिला कहती है, हे चातकी, तुम फिर बोलो, तुम मधुर बोलो। तुम्हारे मधुर बोल की मेरे खारे आंसू की बूंदें तुम्हारे मधुर बोल का मूल चुका सकती हैं। तुम मधुर बोलो। फिर उर्मिला प्रश्न करती है कि क्या ये मोती, क्या ये आंसू की बूंदें, क्या ये मोती उन मधुर बोलों का मूल चुका सकते हैं? ये मधुर बोल का मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं। फिर भी हे चातकी, तुम बोलो। ऊपर क्या कहती है? हे चातकी, तुम मधुर बोलो। तुम मेरे खारे आंसू की बूंदें तुम्हारे मधुर बोलों का मूल चुका सकती हैं, यह मान लो। इसलिए तुम मधुर बोलो। फिर प्रश्न करती है, क्या उन मधुर बोलों का मोल ये मोती चुका सकते हैं? ये उन मधुर बोलों का मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं। हे चातकी, फिर भी ये मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं। फिर भी तुम मधुर बोलो। तुम मधुर बोलो। मेरे अव्यवस्थित जीवन रूपी झुरमुट में रस घोलो। अर्थात तुम मधुर बोलो, मेरे अव्यवस्थित जीवन रूपी झुरमुट में आशा की किरण छोड़ो। जीवन कैसा है? विरह से अव्यवस्थित है। तो उर्मिला कहती है कि हमारे अव्यवस्थित जीवन रूपी झुरमुट में तुम आशा का संचार करो, मधुर बोलो। हमारी पूर्व स्मृतियां खड़ी हैं। हमारे पूर्व के जो अनुभव हैं, जो स्मरण हैं, जो स्मृतियां
हमारे कर्ण के द्वार खुले हैं। तुम बोलोगी मुझे पूर्व की स्मृतियां आएंगी, तो कैसे कहती उर्मिला कि तुम मधुर बोल बोलो, पूर्व की स्मृतियां सुनने के लिए, मेरे पूर्व के अनुभव, उस समय के पूर्व के प्रणय के अनुभव के बोल सुनने के लिए हमारे कानों के द्वार खुले हुए हैं। चातकी तुम मधुर बोल बोलो। देख चातकी मेरे प्रीतम के लाल कपोल, कपोल कहते हैं गालों को, देख चातकी मेरे प्रीतम के लाल कपोल पीले हो गए हैं। उन्हें भी, उनके हृदय में भी तरंगें उठ रही हैं। उनके हृदय में भी प्रणय की कामनाएं उठ रही हैं। देख चातकी मेरे प्रीतम के जो लाल कपोल हैं वो पीले हो गए हैं। उनके पांड कपोल, पीले जो कपोल हैं, लाल कपोल हैं, वो पीले हो गए हैं। अर्थात उन्हें भी पूर्व की स्मृतियां हो आई हैं, जाग उठे हैं। जैसे मेरे अंदर जो भावनाएं जाग उठी हैं, ऐसे ही उनके हृदय में भी सौ सौ कामनाएं हिलडुल रही हैं, सौ सौ कामनाएं तरंगित हो रही हैं। और ये धरती, आकाश सभी अचंभित हैं। तंद्रा से ग्रस्त हो गए हैं। अर्थात मेरी वेदना इन सभी में परिलक्षित हो रही है। तुम मेरी वेदना से प्रभावित मत हो। तुम मधुर बोल बोलो। मधुर बोल बोलने से हृदय में हिंदोल, क्या कहना चाहती है उर्मिला, जो तेरे सुर सो मेरे उर्मि। तो इन पंक्तियों को हम इधर उठा के कहते हैं कि धरती और आकाश सभी अचंभित हैं, तंद्रा से ग्रस्त हो गए हैं। अर्थात मेरी वेदना सभी में परिलक्षित हो रही है। चातकी जो तेरे स्वर में है, यानी तू भी बादलों का आह्वान कर रही है, बुला रही है, पीऊ पीऊ की रट जो लगा रही है, ऐसे ही जो तेरे स्वर में है वही वेदना मेरे हृदय में है। तो तुम मेरी वेदना से प्रभावित मत हो। तुम मीठे मधुर बोल बोलो और हृदय में आशा को झूलने दो, तरंगे उल्लसित होने दो। तुम मेरी वेदना से प्रभावित मत हो। तुम मधुर बोल बोलो। तुम्हारे मधुर बोल बोलने से हृदय में प्रसन्नता बढ़ेगी। उल्लसित होने दो। हृदय में सुख का झूला हिलने दो।
हृदय में आशा उल्लास को उल्लसित होने दो। चातकी मधुर बोल बोलो, जो तेरे सुर में है वही मेरे हृदय में है। तुम मधुर बोल बोलो, तुम मधुर बोल बोलो, और हृदय में जो उल्लसित तरंगे हैं, जो प्रफुल्लता है, उसे बढ़ने दो। मेरी चातकी तुम मधुर बोल बोलो। यह इन पंक्तियों की व्याख्या थी। अब हम व्याख्या के पश्चात क्या लिखेंगे? विशेष। तो आप सभी जानते हैं विशेष में हम क्या लिखेंगे? उर्मिला विरह से व्यथित है, व्याकुल है, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो क्या कहता है? कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है, उसे कभी स्वयं पता होता भी नहीं कि वो क्या कह रहा है। तो ऐसी ही यहाँ पे उर्मिला की मनोदशा है। कभी कहती है कि मेरे आंसू मोल चुका देंगे, ये मान लो और तुम बोलो, तो कभी कहती है ये मूल नहीं चुका सकते। तो हम कैसे लिखेंगे? विरहिणी उर्मिला की अव्यवस्थित, विरहिणी उर्मिला की अव्यवस्थित मनोदशा की व्यंजना हुई है। व्यंजना हुई है। और आप सभी जानते हैं चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसी की बूंद से वो अपनी प्यास बुझाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र में मेघ की बूंद से अपनी प्यास बुझाता है। वही पानी पीता है वो स्वाति नक्षत्र में जो गिरता है। मेघ का आवाहन करता है, प्यू प्यू की जो करता है, इसके माध्यम से मेघ का आह्वान करता है। उसी के माध्यम से उर्मिला की प्रेम निष्ठा व्यक्त हुई है। व्यक्त हुई है। यानी चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उससे मेघ की बूंद से अपनी प्यास बुझाता है, मेघ का आह्वान करता है, उसी के माध्यम से उर्मिला की प्रेम निष्ठा व्यक्त हुई है। यानी अपने प्रीतम के प्रति प्रेम निष्ठा अनन्यता व्यक्त हुई है। नंबर 3 प्रकृति का उद्दीपनकारी, प्रकृति का उद्दीपन, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। यानी चातक का बोलना, चातक प्यू प्यू रटता है,
तो उर्मिला भी अपने प्रीतम की उसे याद आती है, उसे पूर्व स्मृतियां कहती है, हमारे द्वार पर खड़ी तुम मधुर बोल बोलो। अब नंबर 4 बिंदु विशेष में हम क्या लिखेंगे? अलंकार। आप सीधे सीधे जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो है ही इसमें विद्यमान। अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 रूपक अलंकार। रूपक अलंकार झाड़ी के झुरमुट में, यानी जीवन रूपी जो हमारी विरह में अव्यवस्थित जीवन है, जीवन रूपी झुरमुट में तुम आनंद घोलो, रस घोल दो। अब तीसरा अलंकार है, इसमें समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार में क्या है? विशेषणों का प्रयोग होता है। समासोक्ति अलंकार में विशेषणों का प्रयोग होता है। अप्रस्तुत में, यानी प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो, यानी जहां प्रस्तुत है उसमें जो प्रस्तुत नहीं है उसका भी उल्लेख हो, तो यानी समासोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और हमारा रूपक अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। और नंबर 5 बिंदु पे आ जाएगी भाषा तत्सम प्रधान। भाषा तत्सम प्रधान, यानी सुंदर। तो अब देखिएगा कि आज इस पद की व्याख्या संपन्न हो गई और मुझे आशा है कि आपने पद की व्याख्या समझ ली होगी। आज इतना ही।